लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन का रुख मोड़ कर रख देती हैं। सोचते हैं कहीं जाने की और जिंदगी कहीं और ले जाती है। मंजीत कौर जी के साथ ऐसा ही हुआ। एक सफ़र पर थी अपने परिवार के साथ और इनके बेटे का हाथ टूट गया एक एक्सीडेंट में। छोटा बच्चा था। बहुत सारे लोग आए, सहायता की और बच्चे को जीवन मिल गया, जीवन दान मिल गया। लेकिन इस घटना ने उनको ये सिखाया कि अगर समय रहते हम इस तरह से किसी भी एक्सीडेंट है रोड पर या कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना होती है, समय से अगर उनको चिकित्सा मिल जाए या साधन मिल जाए अस्पताल पहुंचने तक का, तो जान बचाई जा सकती है और जो क्षति हुई है उसकी भी पूर्ति हो सकती है। इसके बाद मंजीत कौर जी और उनके पति कमलजीत सिंह जी दोनों ने ही मिलकर एक प्रण लिया। वो प्रण ये था कि अपनी गाड़ी जो घर में वैन इस्तेमाल होती है उसको उन्होंने एम्बुलेंस में बदला और शुरू किया यहाँ से लोगों की सहायता करने का सफ़र। बहुत सारे लोगों को सड़क से अस्पताल पहुंचाना जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जो घर पर बीमार हैं और उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही है, अस्पताल तक पहुंचने की। ये सहायता करते हुए उन्होंने बहुत लंबा समय निकाला। इसके बाद इस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट के ज़रिए भी लोगों की सहायता करने की सोची और आज जयपुर में इनके अनेक सेंटर हैं जहां से यह सहायता निःशुल्क मिलती है। एम्बुलेंस सेवा भी इनकी निःशुल्क रही है। ये सेवा किस तरह से की और कर रहे हैं, इसमें पुलिस से सहायता मिलती है या मुश्किलें आती हैं और किस तरह से लोगों की जान बचाई है और उनसे क्या बदले में मिलता है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मंजीत कौर जी आई हुई हैं। उनसे हम उनके अब तक के अनुभव के बारे में उनकी बातें सुनेंगे और कुछ ना कुछ सोचने को तो हमें भी मिलेगा। स्वागत है मंजीत जी। नमस्कार, मैं मंजीत कौर। आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है जयपुर में हाँ जी। लोगों की सहायता करने का। अभी इस वक्त आपका क्या काम चल रहा है? मैम, अभी मेरे पास जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें जैसे यूरिन बॉटल, मेडिकल वो व्हील चेयर है, टॉयलेट चेयर है, वॉकर है, हॉस्पिटल बेड है और सेक्सिंग मशीन है, कंसंट्रेटर है, मतलब सारी चीज़ें हॉस्पिटल में जो यूज़ होती हैं तो वो हम देते हैं। हम अपना पेशेंट ले जाएं, उसको जब तक उसका काम में आता है यूज़ करें, फिर हमें वापस दे दें। हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई शुल्क नहीं लेते, कोई फीस नहीं, उसका कोई किराया नहीं है। तो ऐसे में हम उनको देते हैं। हम नोट नहीं करते कौन है, कहाँ से आए हो। अच्छा, आपने पूछते कहीं भी इसका लिखा पढ़ी कोई हिसाब किताब नहीं? बिल्कुल। तब तो एक सवाल मन में आता है, क्या कभी कोई सामान ऐसा हुआ है कि चोरी हो गई, लोगों ने लौटाया नहीं? चोरी तो नहीं, चोरी तो उसको कहा जाता है जो उठाई जाती है घर से। मतलब ये होता, हम लिखते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है अभी कहाँ गया। ये तो भगवान का जिसका काम हो जाता है। कोई 4 साल बाद देने आता है, कोई 6 साल बाद देने आता है। आपका सामान पड़ा है हमारे यहाँ, यूज़ नहीं हो रहा, कहीं पड़ा था, पड़ा रह गया। तो वैसे तो आ जाता है कई बार। जैसे कहीं कुछ लोग होता आलस कर गए या होता फिर लेने जा, जब आप लेने आते हो चीज़ आपको ज़रूरत है, तब तो आप मुंह मांगा दाम देते हो। रेंट उसको, मतलब जो लेके जाता है कन्वेंट्स वाला, जो मतलब जैसे ऑटो रिक्शा वाले, वो उस पे जाती है, पिकअप पे जाती है या ऑटो रिक्शा पे जाती है, बेड जो होता है, तो उसको वापस करने में बड़ी दिक्कत होती है। वे उतने पैसे देने में उसको जोर आता है कई बार। तो वो सोचते हैं चलो पड़ा रहे, या फिर किसी और को देते हैं, आगे किसी और के काम आ गया तो उन्होंने दे दिया, आगे ऐसे किसी को दे दिया, लेकिन हाँ। कभी ये नियत नहीं रहती कि चलो ले आए हैं तो अब इसे हम बेच वो दें हमें या- नहीं पता, वो तो ये अगले की नियत है मैम। मैं अगले की नियत का कुछ नहीं कह सकती। मैं तो अपना काम करती हूँ, मैंने तो उसको सेवा के लिए दिया है। मैंने तो अपनी सेवा करनी है, मेरे को नहीं पता उसके मन में उसकी नियत क्या है। भाई इतने निर्लिप्त भाव से आप काम कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि इसके लिए फिर आपको कुछ आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती होगी, जिन चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रखते हैं और आपका काम अनवरत जारी है। आर्थिक व्यवस्था के लिए मैम, हमारे सिख धर्म में हम लोग 10 पार्ट करते हैं, अपने इनकम का निकालते हैं हर बार, मंथली जो होता है।
पर मेरे हस्बैंड का ये है, इनका ये बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो इनका ये था भी घर का जैसे 1 महीने का खर्चा जो हुआ उसमें जो भी बचत हुई उसका सामान आ जाता था। इस बार ये चीज़ नहीं है, कोई अच्छा, इस बार ये चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ बन जाती इस थी। तरह से हाँ आपने जी। सारे उसके आर्थिक व्यवस्था की है। मतलब जो 10% का जो धर्म में लिखा हुआ है, हाँ जी। उससे उसको आपने तोड़ दिया कि ये हमारी लिमिट नहीं है, हम जितना कर सकते हैं हम। ये तो भगवान कराने वाला मैम, मैंने तो नहीं तोड़ा, वही करवाता है। देखो तन मन धन से, वही कोई कोई तन से कर देता है, कोई मन से कर देता है। हमारे में 10% देना ही देना है, टाइम में भी देते हैं और आर्थिक अवस्था में भी देते हैं, 10 देते हैं मतलब। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तन भी है, मन भी है और धन भी है पूरी तरह से। तो अभी आपके यहाँ जयपुर में कितने सेंटर्स हैं जहाँ से ये लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं? क्योंकि एक जयपुर काफ़ी बड़ा है और एक कोने में अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं दूसरी जगह जाकर कैसे लूँ? तो 3-4 हैं, जैसे विद्याधर नगर में भी है, मालवीय नगर में भी है, चांदपुर में भी है। तो एक जो गोविंद देव जी का मंदिर के पास गुरुद्वारा है हमारा, चांदी की टकसाल, वहाँ भी है। मतलब ऐसे हैं 4-5 तो बड़े बड़े हैं, बाकी छोटे 1-2 जैसे भाटिया भवन में भी रखवाया सामान हमने, अच्छा, ऐसे रखा हुआ है। तो वहाँ पर कुछ लोगों को आपने डिप्यूट कर रखा होगा या जॉब पे रखा होगा जो सामान स्टोर से देते होंगे, वापस लेते होंगे। हाँ, तो वो लोग कौन हैं? वो आप जैसे लोग हैं, जैसे हम इनके हमारे जान पहचान के हैं, वो कहते भी हम भी आपसे अच्छा, स्वेच्छा से आए हैं, हाँ। मतलब वो जॉब नहीं करते, नहीं नहीं हमको स्टोर ऐसा नहीं, कीपिंग हाँ टाइप का जॉब नहीं नहीं है। नहीं, वो वही अच्छा, हाउस वाइफ से करते हैं अपनी, मतलब जैसे वो किसी ने आपने कहा भाई मंजी जी मेरा भी मन करता है मैं कुछ करूं आपके साथ, तो हम कहते हैं भाई आप ये कर लो, भी आप इतनी दूर कोई आएगा, जैसे मानसरोवर से कोई बेड लेने आएगा उसका 700-800 रुपये किराया लगेगा। अगर वो मालवीय नगर से ले लेता है तो उसका आधा भाड़ा लगेगा, तो उसको फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा सा उसको भी लगेगा भी मैं इजी हो जाएगा, इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। मुझे याद है कि आप एम्बुलेंस चलाती थी शुरू में जयपुर की सड़कों पे। पहले तो महिलाएं गाड़ी में ही बहुत मुश्किल से दिखती थीं, गाड़ियां ही नहीं चलाती थीं। उस समय आप एम्बुलेंस चलाते थे, तो ये आप लोगों का 24 घंटे की एम्बुलेंस सर्विस रही है। तो ये 24 घंटे कैसे करते थे आप? 24 घंटे चलाते थे या किसी को रखा हुआ था, या किस तरह से 24 घंटे की पूर्ति कैसे होती थी? ऐसे तो मैम ये प्रांत तो जैसे आपने देखा अभी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी। देहरादून की बात है हाँ शायद। देहरादून सशस्त्र धारा में गिर रहा सहस्त्रधारा, है। हाँ। तो हम लोग जैसे वापस आए तो हम मतलब ये मेरे हस्बैंड कवलजीत ने सोचा अभी इतने दूसरे बेगाने शहर में लोगों ने इतनी हेल्प करी है, तो मैं अपने शहर में क्यों नहीं करूँ। तो हमने तब रात का शुरू करा था, इन्होंने आते मतलब ये बैंक में जॉब करते थे, तो ये रात को जाते थे। फिर इन्होंने मेरे को बोला अभी दिन में भी तो होता है, तो भी गाड़ी सीख। मैंने गाड़ी सीखी। अच्छा, और उसके पहले आप गाड़ी नहीं नहीं चलाती? चलाती थी अच्छा। तो मैंने गाड़ी सीखी, फिर मैं फर्स्ट गियर में लेके जाती थी गाड़ी। फर्स्ट गियर में इन्होंने बोला फर्स्ट गियर में ही चलाओ, कोई बात नहीं, फर्स्ट गियर में एसएमएस लेके जाती थी। अच्छा, धीरे 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 हाँ चलाते हुए। स्लॉप पे उस पे चढ़ के और वापस नहीं उतारती थी, मेरे को उतारनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कहती थी मेरे में अब कॉन्फिडेंस नहीं है। स्लोप में, हॉस्पिटल के स्लोप की बात कर रही हैं आप? इमरजेंसी वाली। इमरजेंसी में जाने के लिए? अच्छा। हाँ उस पे चढ़ जाते, फिर वापसी पे किसी को बोलना भी मेरे को नीचे उतार दो, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा टाइम हुआ, फिर जैसे परफेक्ट हो गई, फिर तो हो गया ना भी, चलो गाड़ी चलती है तो चलेगी ज़्यादातर लोग अपने लिए गाड़ी सीखते हैं, आपने दूसरों के लिए गाड़ी सीखी। वो तो देखो घर की गृहस्थी में जैसे होता है, एक मन काम कर रहे हो उनकी इच्छा है, तो उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के चलना तो लाइफ में तो अच्छी बात है ना, भी चलो मिलजुल के काम हो जाता है सारा। तो रात को तो कंवल जाते थे, फिर मैंने डे टाइम मैंने सीखी, तो डे टाइम मैं जाती थी। अच्छा, तो दिन के 12 घंटे आपका था हाँ और डे टाइम जैसे से अंधेरा नहीं होता टाइम अच्छा, वो आपका था और बचा हुआ टाइम आपके हाँ हस्बैंड का। तो इस तरह से आप लोग करते थे, लेकिन दिन में ज़्यादातर आपके बच्चे छोटे थे, तो बच्चों की एक मनोवृत्ति होती है कि मम्मी पास में रहे, और आप 12 घंटे 11-12 घंटे इसके लिए डिवोट करती थी, तो बच्चे कैसे रहते थे? नहीं वैसे तो ऐसे होता था भाई, कभी कभार होता था बेटा, वैसे बच्चों के लिए टाइम भी निकलता था, पर बच्चों को जैसे होता है भगवान अपने आप सारे काम करवाता है, हम तो कुछ करने वाले नहीं है। तो मेरा बेटा इतनी जल्दी सीख गया था, उसने मतलब एक सैंडविच बनाना, मैगी बनाना वो बना लेता था। वो बोलता था मम्मा आप जाओ हम खाना खा लेंगे, आप तो खुद ही पेशेंट। बना के कर हाँ खुद कर लेंगे मम्मा, आप तो जाओ। फोन मेरा किचन में भी फोन था, लैंडलाइन फोन। अच्छा, हाँ, उस समय तो हाँ लैंडलाइन हुआ फोन थे, करते तो हमारे थे। किचन में भी फोन था, 2 फोन थे, रूम में अलग था, किचन में अलग फोन था। तो जैसे ही फोन मतलब आया भाई एम्बुलेंस के लिए फोन है, मम्मा आप जाओ। उसका यही कहना होता था, मम्मा आप जाओ हम लोग अपने आप कर लेंगे, हम खाना खा लेंगे, आप जाओ।
आपने मैगी नाम बोला, आपकी बिटिया का नाम हाँ, मैगी? मेरी बिटिया का नाम मैगी है, वो मैगी नहीं खाती थी। इसीलिए नाम रख दिया। नहीं, उसका नाम पहले ही मैगी था। अच्छा, उसका नाम मार्गरेट था, निकनेम मैगी था। तो बेटे का नाम मोक्षी है, अच्छा निकनेम वैसे हरमनप्रीत सिंह है। अच्छा। बेटी का नाम मनप्रीत कौर है, बेटे का नाम हरमनप्रीत सिंह है। तो उसको हम मैगी निकनेम होते हैं ना, तो मैगी कहते थे। तो वो मैगी नहीं खाती थी, तो बेटा बोलता अच्छा दीदी मैं मैगी बनाता हूँ, उसमें सॉस डाल के पानी डाल के उसको सूप दे देता था, तू सूप पी ले, मैं मैगी खा लूंगा। अच्छा। तो वेट करना है हम लोग, मम्मी जाएगी तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। मतलब दोनों ने बहुत कॉपरेट हाँ, किया बच्चे को। किस तरह से एडजस्ट करते हैं। हाँ, वो तो। और सैंडविच भी बनाता था, हाँ, जबकि ज्यादातर ये होता है कि दीदी बड़ी है तो वो करेगी, मैं क्यों करूँगा। वो एक तो थर्ड में था, उसे बनाना सीख लिया, तो अच्छा, सैंडविच वगैरह ना वो बना लेता था वो। ये किस सन की बात है जब आपने शुरू किया था? 96 में ही शुरू करा था हम लोगों ने। 96 में आपने, 96 में बेटे का एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ हुआ था? उसके आते ही, मतलब आते ही आपने शुरू कर 96 दिया? जो मई में हुआ था एक्सीडेंट। हाँ। तो हम लोग जैसे वापस आए तो उसमें शुरू कर दिया था हमने। मतलब ये वहां से आके वैन ली, वैन से उसके एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया। जो उसमें सारे वेल इक्विप्ड कराए होंगे, जो भी इक्विपमेंट के साथ। स्ट्रक्चर वगैरह था तब तो ये नहीं होती थी। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। की नहीं थी। हाँ। हाँ, तो ये तो भी आया सारा कुछ तब तो उसको पूरा उसमें एम्बुलेंस का कवर करवा के तो हम लोग करते थे। आप कभी ऐसे लेके जा रहे हो एम्बुलेंस और लोगों को डर लगे कि अरे ऐसा नहीं हो कि ये एक्सीडेंट कर देंगे, वो एक्सीडेंट केस वाले खुद डर जाएं, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, ज़्यादातर एक्सीडेंट केस तो होते हैं, वैसे हम लोग घर से भी लेते थे ना। एक्चुअली हमारा इमरजेंसी था। इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ी, जैसे देखो हम अपने घर में ही होता है तो बहुत वो हो जाता है। अभी एकदम से आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, घर में गाड़ी खड़ी होती है वो नहीं उठा पाता। तो हमारा ये था, घर से भी लेके जाते थे लोगों को, पेशेंट को। तो हॉस्पिटल पहुंचाना भी इमरजेंसी में, और किसी के पास गाड़ी भी नहीं होती बेचारे के पास, तो इसलिए हम लोगों का इमरजेंसी में वैसे अगर एक्सीडेंट है तो मैं तो कई बार बाइक पे भी होता तो ये तो सड़क पे उतार देते थे बच्चों के साथ। तू घर चली जाना या यहीं रुक, मैं इसको छोड़ के आता हूँ। मेरे साथ तो ये भी हुआ है। एक अच्छा। बार तो गणेश जी के मंदिर वाले मंजी छोड़ के आए मेरे को घर पे। अच्छा। वहां पे उतार दिया रात को, इन्होंने कहते तू यहीं रुक जा, घर जाना है तो चाहे उसको ऑटो ले ले, मैं इनको छोड़ के इसको छोड़ के आता हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कैलाश जी थे तो कहा बहुत टाइम। कैलाश मान जी, हाँ, हाँ, गणेश जी उन्होंने थे। तो उन्होंने फिर मेरे को घर छोड़ा। उन्होंने कहा बेटी मैं छोड़ दिया आता हूँ। तो बच्चा था मेरा छोटा मेरे साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंट केस में मोस्टली ये होता है ना कि पुलिस परेशान करती है, लोग इसीलिए तो छोड़ जाते हैं ना, एक्सीडेंट केस का होता है, देख भी रहे हैं सड़क पे, किसी और के गाड़ी से भी हुआ हो, लेकिन लोग देख के आगे बढ़ जाते हैं कि देखो इसको अगर मैं ले जाकर एडमिट कराता हूँ तो मेरे ऊपर भी सवाल आएगा। तो आप या आपके हस्बैंड जैसे इस तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचाते थे, कभी दिक्कत आई पुलिस की पूछताछ? कोई नहीं पूछता तो मैम, ये तो लोगों का पता नहीं धारणा। हमें तो किसी ने आज तक नहीं बोला अभी आप कहाँ से लेकर, किसी उल्टा पुलिस वाले हमसे हेल्प मांगते हैं, भाई आपने कहाँ से उठाया, कैसे एक्सीडेंट हुआ, बस और कुछ नहीं पूछते। ये इतना ही डिटेल इतना लेते ही हैं? डिटेल आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होती? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कभी उन्होंने नहीं बोला आप यहाँ रुको एक्सीडेंट हुआ है जब तक इनके नहीं। हाँ, कई बार ऐसे होता था भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है हम उसके साथ कोई नहीं, जब तक उसे नहीं आता था उसको संभालने वाला तब हम रुकते थे। वैसे हमें तो भगवान की दया से इतना होता था, मेरी गाड़ी में हमेशा भजन चलते रहते थे। हमें रेड लाइट भी बहुत कम मिलती थी, इतनी मतलब भगवान की कृपा है। भाई रेड लाइट भी बहुत कम मिलती थी, भी निकलते ही जाओ जैसे होता है। तो लाइट चल रही है उसकी एम्बुलेंस की तो मतलब पहुंच जाओ इसके टाइम पे। हमारा यही प्रार्थना होती थी भगवान को, इस इस समय से पेशेंट है पहुंचा दो। पहुंच जाए अपने, इसकी जीवन मतलब ये हो जाए, इसको जीवन मिल जाए इसका। हमारी गाड़ी में तो मैडम वो क्या कहते हैं डिलीवरीज भी हो गई, एक दो तो ऐसे ही हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब काफी ऐसे। तो कैसे, किसने सहायता की, किस तरह तो से? वो तो मतलब एकदम से वहां पर पहुंच जाओ, जैसे होता है ना बिल्कुल टाइम पे ही बनाते हैं, तो फिर ऐसे वो उसी समय फटाफट पहुंच तो सकते फिर हैं, तो रास्ते में ही फिर वो होता है ना। अच्छा। यही लेके गए, कवलजीत ही लेके गए, तो तब क्यों हुआ था मेरे साथ, तो नहीं इनके साथ ही हुआ था। तो ऐसे कोई पेशेंट या ऐसे लोग जिनको आपने इस तरह से बचाया है या समय पे बिल्कुल पहुंचा दिया है, उन्होंने बाद में कभी आपसे मिलकर कुछ बात कही? हाँ मैम, एक दो बार हुआ। एक पेशेंट थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको मैं लेके गई थी। उन्होंने बोला, वो पन्नामीज थे, तो मेरे को नाम याद नहीं है, पन्नामी याद है। तो उन्होंने मेरे को बोला पन्नामी हॉस्पिटल ले जाओ। तो अच्छा। मैंने कहा सर मैं आपको SMS लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ हमारी ये धारणा है भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी।
तो मैं उनको वहाँ लेके गई, तो डॉक्टर ने उनको बताया होगा भाई अगर आप 2-3 मिनट भी लेट होते हैं तो आपकी जान को खतरा था। तो फिर वो मेरे को पार्क में मिलते थे 3-4 महीने बाद ना, तो मेरे को ऐसे बोलते थे, बेटा तूने मेरे को जीवन दान दिया। मैं तो मतलब फिर मैं बोलती थी भाई जीवन दान देने वाला तो भगवान है, हम लोग तो जरिया है बीच में, एक मैसेंजर है बीच में भी, चलो ये हम लोग आ जाते हैं, वो हमें भेजता है। जीवन दान देने वाला, जीवन देने वाला तो भगवान है, हम कौन है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर, तो सभी को ईश्वर ने ही भेजा है, लेकिन माध्यम बनना या नहीं बनना ये अपने हाथ में होता है कि मैं किसी के लिए माध्यम बनूं या ना बनूं। तो लेकिन आपकी सोच बड़ी ईमानदार है, वो अपनी हर चीज़ भगवान के नाम पे डाल रही हैं। कृपा के बिना मैम कुछ नहीं हो सकता। मैं हमें तो ये है क्योंकि हमने यही सीखा है, मैं हम लोग मानते भी हैं भाई उसकी अगर नज़र है तो आपको सब कुछ हो सकता है, उसकी अगर नज़र नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो चाहता है हम खड़े हों तो हम खड़े हो सकते हैं, तो हम खड़े ही नहीं हो पा सकते। किसी की सेवा क्या करना, उसने अगर हमें अच्छी सेहत दी है, अच्छे मतलब ये वेल सेटल्ड है हम लोग, तो उसने करा है तो हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। आपकी गाड़ी में पूरे समय सबद कीर्तन कीर्तन चलता है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या शुरू से आपने ये कर रखा है कि जब हाँ, भी हम नहीं हमारी गाड़ी में हम अब वैसे भी हमारी पर्सनल गाड़ी में भी मैडम नहीं चलती, मतलब गाने वगैरह नहीं चलते। अच्छा, वैसे पेशेंट के साथ तो बिल्कुल सारे पहले कैसेट्स आती थी वही चलती थी, फिर पेन ड्राइव आ गई वो चलती थी। तो हमारे मतलब ऐसा है हमारे में घर में भी ऐसे नहीं है भाई म्यूजिक चलता है या कुछ। टीवी में हमारे बुधवारे का चलता है या बच्चे एक दो देखते हैं। कोई मैं एपिसोड नहीं देखती, मेरे को नहीं पता क्या आते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं पता मेरे को, कोई इंसा प्रोग्राम आ रहा है कुछ नहीं पता। ये वो आते हैं ना प्रोग्राम, नाम तो सुने होंगे इनको, तो मैं मेरे को नहीं पता, मैं नहीं देखती, आप टीवी नहीं देख, बिल्कुल नहीं देखती। पहले भी नहीं देखते थे शुरू में? नहीं, मैंने बहुत कम टीवी देखा, ये देखती हूँ करोड़पति, मतलब जैसे इसका कौन बनेगा करोड़पति? ये तथा देख। अच्छा, इसमें सवाल जवाब सुनने में मजा आता है। हाँ, थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है, अच्छा लगता है। बाकी यहाँ कोई मैच वगैरह लगा होता है तो देख लेते हैं, अदरवाइज तो मैं पेपर भी पढ़ती हूँ, उसके लिए खबरों के न्यूज़ के लिए पेपर पढ़ लेती हूँ बस। आपने मरीजों की इतनी सेवा की, आपके पति कमलजीत सिंह जी, इन्हें कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर शुरुआती दिनों में। वो तो खुद उस वक्त क्या मन में आया कि देखो हम दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें ही ये दे दिया, ऐसा कुछ मन में शिकायत नहीं है? नहीं मैम, मेरे को तो ये शिकायत नहीं, उल्टा मेरे को ये लगा था भाई ये जो इनकी मतलब 2005 में इनका ट्रैक्ट हुआ था, तो जैसे इनका था पहले पहले मैंने भी मतलब होता है दिल तोड़ एक बार तो एकदम टूट से जाता झटका है, लगता है तो ना। पर फिर भी जब इनको इनका रिकवरी शुरू हुई, ठीक होना शुरू हुए, तो मेरे को यही लगा अभी पता नहीं कौन से लोगों की ब्लेसिंग्स है, अच्छा, अभी जो हम करते हैं उन्हीं का हमें बाद में मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। और जिनकी हमने सेवा करी है उनकी रिवार्ड हमें ब्लेसिंग्स से रिवार्ड मिल रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो गए इसके बाद? हाँ बिल्कुल, मतलब आप 2005 से अब 2025 आ गया, 20 साल निकल गए। 20 साल निकल गए। फिर अभी इनको लास्ट ईयर जैसे प्रोस्टेट का हुआ तो मल्टीपल कैंसर हो गया, तो वो भी भगवान इसको ऑपरेशन करवाया था लास्ट ईयर। रॉबर्ट सर्जरी हुई है इनकी। तो उसमें भी देखो मतलब ये बिल्कुल सही है, चल फिर रहे हैं, कोई कह ही नहीं सकता इनको भी ये प्रॉब्लम है। और इनको पूछते भी हैं, कोई कहता भी तो कहते मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना है कि वो आज भी तैयार होकर सोते हैं रात में भी, ये क्या माजरा है मुझे बताइए? रात में लोग तैयार होकर कैसे सोता है? उनको ये है, पता नहीं कब कॉल आ जाए तो मेरे को उठ के जाना पड़े, कोई मेरे को बुलाने आ जाए। अभी जैसे हम अभी तो एम्बुलेंस का नहीं चल रहा हमारा भाई, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया, कुछ एज भी हो गई। तो इनको अभी भी दिन में 2-3 पेशेंट्स को किसी को दिखाने जाना, कोई चाहे हार्ट का है चाहे कैंसर का, तो इनके 3-4 पेशेंट पंजाब से फ़ोन आता है भी आज हमारे हैं, और यहाँ से जयपुर में से भीलवाड़ा से, मतलब राजस्थान ऑल ओवर। इवन दो डॉक्टर साहब कह देते हैं, कोई पेशेंट जैसे होता है ना उसने दिल अपना छोड़ दिया अभी मैं नहीं बचूंगा ही, तो वो इनका नंबर देता है। अच्छा, डॉक्टर साहब इनका नंबर देते हैं, आप इनसे एक बार बात कर लो, ये आपको बताएंगे क्या होता है कैंसर, आपको क्या बीमारी है। तो ये फिर पूरा उनको काउंसलिंग करते हैं भाई क्या है, कैंसर कुछ नहीं है, ये अपने मन की तसल्ली, आप अपना मन मतलब ही रखो, अपने आप को जीने की इच्छा बनाओ अपनी, ये मत सोचो भाई ये बीमारी है। आप इनके दोनों बार के कैंसर की साक्षी रही हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट की। आपने कैसे देखा कि किस तरह से ये कैंसर से जीते हैं? इनकी मैंने विल पावर,
इन्होंने कभी नहीं सोचा, मतलब मैं कभी कोई, मेरे घर वाले भी कोई पूछते थे ना भाई कमलजीत का क्या हाल है, मैं तो कहती थी, ये पूछते थे मेरे को तो पता ही नहीं, आपने तो मेरे को याद करा दिया, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे को कोई बीमारी है, आपने याद कराया तो मेरे को थोड़ा लग रहा है भी मेरे को कुछ है, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो होगा होगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं देख के, क्योंकि उनको भी ये मिरेकल लगता होगा ना कि हाँ, भाई डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, क्योंकि कैंसर के पेशेंट एक लंबा इलाज चलता है, थेरेपी चलती है, सब कुछ है। एक रिकवर किया, एक कैंसर से दूसरे पर आया, दूसरे को रिकवर किया, और उसके बाद भी अपनी रूटीन लाइफ वैसी है जो रख रहे थे या चाहते हैं। डॉक्टर साहब तो देखो मैम, इनकी डॉक्टर साहब की इतनी वो बाइंडिंग है, पहले इनके डॉक्टर साहब मारू साहब थे, उनकी इतनी इनकी बाइंडिंग थी, मतलब ये हम लोगों का जैसे होता है ना फैमिली टर्म्स हो गए, वही घर में आना जाना। और लास्ट में मारू साहब को खुद को कैंसर हो गया, अच्छा। उनकी डेथ भी कैंसर से हुई। वो 1.5 साल उनको पेट का कैंसर हो गया था, तो उनको पता चल गया था क्योंकि उन काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्होंने इनको बता दिया था कि मेरे को ऐसे है, और मैं बचूंगा नहीं। बचूंगा नहीं, और इनसे सारी बातें करते थे वो। और देखो उनका ट्रीटमेंट होता था, वो उस डॉक्टर को बताते थे भी मेरे को ये वाला इंजेक्शन लगाओ, अच्छा। तो वो इंजेक्शन के बाद अब मेरे को ये वाला इंजेक्शन लगाना है, मतलब उसके बाद अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर के थ्रू खुद ही करवा रहे थे। ये डॉक्टर मारूफ किस हॉस्पिटल में थे ये? पहले शेल्बी में थे, पहले महावीर कैंसर में थे, फिर उसमें थे मनिपाल जो आजकल हो गया, पहले वो धोनी के नाम से था, फिर उसके बाद वो शेल्बी में थे जब उनकी डेथ की है। तो उसके बाद वहाँ पे एक डॉक्टर जितेंद्र थे इनके जूनियर, आजकल वो इनके साथ है, मतलब इनका ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, और उनका भी वही है। वो तो इतने हैं, मतलब वो भी छोटे हैं इसके, पर उनका भी वही है, वो हमारे साथ, हम कैंसर का कैंप लगाने जाते हैं अमृतसर। अच्छा, इसके चलते ही आपने कैंसर जागरूकता कैंप शुरू किया। हम पंजाब में जाते हैं, अमृतसर जाते हैं हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। अभी 23 को फिर है, तो इसी डॉक्टर, महीने। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ जाते हैं। हम लोग यहाँ से सैटरडे नाइट चलते हैं, संडे को वहाँ कैंप लगाते हैं, संडे नाइट को वहाँ से चलते हैं, मंडे सुबह अपने जयपुर आ जाते हैं। अब तक कितने कैंप लगा चुके हैं आप लोग? देखो 4-5 तो वहाँ लगाए हैं, अमृतसर में कोटा में भी लगाया, और अपने घर पे भी लगाते हैं, कभी हार्ट का लगाते हैं, कभी कैंसर का लगाते हैं। मतलब मेरे घर में हमने पहले वृद्धाश्रम बनाया था, तो कोविड के कारण हमने उसको वृद्धाश्रम, अच्छा, उसको कोविड के टाइम पे बंद कर दिया। हाँ, मतलब वाइंड अप कर दिया था, अभी क्योंकि कर नहीं पा रहे हम लोग को उसको, तो इसलिए फिर वहाँ हमारे पास जगह है तो हम कैंप लगा देते हैं वहाँ पे। कभी हार्ट का डॉक्टर मक्कड़ साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो ये उनको, कैंप निःशुल्क होता है? हाँ बिल्कुल, कई बार मेडिसिन भी देते हैं जो जितना हमसे हो पाता है, अपनी क्षमता से। हाँ अपनी क्षमता से। डॉक्टर साहब देखो कुछ लेते नहीं हमारे से, डॉक्टर मक्खर साहब हैं वो भी कोई पैसा नहीं देते, डॉक्टर साहब अभी जाते हैं जो हमारे साथ जाते हैं कैंसर के, वो भी नहीं कुछ देते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करने जाते हैं वहाँ पे, जैसे अमृतसर कैंप लगाने जाते हैं, वहाँ से भी कोई पैसा नहीं देते, क्योंकि वहाँ भी ट्रस्ट में लगाते हैं हम लोग, किसी हॉस्पिटल में नहीं लगाते, ट्रस्ट अच्छा, प्रेस के माध्यम से उन्हीं के बैनर के अंदर हाँ लगाते हैं। लेकिन देखिए, आप इतना काम कर रहे हैं और आपने इतने इक्विपमेंट्स मेडिकल के जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो काम काफ़ी बड़ा है। इसके लिए क्या कोई फंड देना चाहे या डोनेट करना चाहे तो ये कोई रास्ता है, कोई आपने नहीं मैम, मेरे सरदार जी कंवरजीत सिंह जी, मतलब इवन दो वो ऐसे नहीं वो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। अच्छा, कोई स्वेच्छा से चाहे कि हम नहीं, इनको वो सपोर्ट कहते हैं करें, आपको लोग आए भी होंगे अगर हाँ आप बहुत से इतना लोग करते हैं। की हमें आई थी ऑफर, पहले आता था, भी हम लोग पेट्रोल डलवा देते हैं आपकी गाड़ी है, और पैसे नहीं लेते हो, हम पेट्रोल डलवा देते। उन्होंने बोला जितना मेरे से होगा मैं उतना ही करूँगा, आज मेरे तक को भगवान जी ने जितना देंगे मैं उतना ही करूँगा, आपको देना है आप गुरुद्वारे में, मंदिर में, कहीं हुई वहाँ जाके दे मेरे अच्छा, को। मतलब अगर कोई देना चाहता है तो वो खुद कहीं देकर आ जाए, आपको नहीं दे। हम नहीं है? तो आपने जितने काम आज तक किए हैं, एक भी पैसा किसी से कभी नहीं लिया है? टच छुट भगवान की दिया है, हम लोग कभी नहीं लेते किसी तरह का भी, किसी तरह की हेल्प नहीं लेते, इंडिविजुअली जो भगवान जितना हमारे से करवाता है वही करते हैं। पहले हमने धीरे धीरे शुरू करा, अब तो चलो भगवान की दया से हो गया। पहले तो मेरा सामान सड़क पे पड़ा रहता था, मैं, मेरे पास जगह ही नहीं थी, सड़क पे हमारे बेड पड़े रहते थे, सड़क पे व्हील चेयर पड़ी रहती थी, सड़क मतलब? घर के बाहर, मेरे पास अच्छा। जगह नहीं थी ना, मेरे पास जगह ही नहीं थी, तो बाहर जगह होती है ना घर के बाहर जो सड़क हो, हाँ, निकलने वहीं के पड़ा बाद था। वहीं पड़ा रहता था। अब तो भगवान ने चलो जगह दे दी तो हो गया, नहीं तो वहीं पड़ा रहता था। आपको कभी डर नहीं लगता था, असुरक्षा नहीं महसूस होती थी कि अरे कोई उठा कर ले जाए, या पता नहीं धूल खा रहा है या बारिश हो रही है?
मतलब डर तो तब लगे ना जब मेरा हो, मेरा कुछ है ही ऐसे मेरे को डर लगे। डर तो अपनी चीज का लगता है, अभी मेरी हाइट पड़ी है तो पता नहीं क्या होगा। बारिश भी भगवान की दी हुई है, वो उसी को पता है, उसी को मतलब जाना है। मतलब कुछ भी नहीं होता वैसे, ये बेड होते हैं लोहे के होते हैं, व्हील चेयर भी, हाँ मतलब अब जैसे अभी जगह मिल गई तो थोड़ा सही थोड़ी सी रहता है। सुरक्षा हो हाँ, गई हो कि जब जाती है। जरूरत हो उस वक्त भीगा ना मिले। हाँ भीगा ना मिले बस। एक अवार्ड के बारे में मुझे ध्यान है, आपको पंजाब में कोई अवार्ड मिला था। हाँ पंजाब में सिटीजन हमारी अवार्ड मिला था मेरे को। उसमें मतलब ये उन्होंने 1100 लेडीज़ को सिलेक्ट करा था, उसमें से भी फिर सिलेक्शन हुआ 300 का, उसमें से 39 लेडीज़ को हुआ था। मैं फर्स्ट लेडी ऑफ राजस्थान, एम्बुलेंस चलाने वाली। और जिस दिन हमारी इंटरव्यू थी मैम, उस दिन कोडी ऐसे हुआ भी, तीनों लेडीज तीनों थी, तीनों मंजीत कौर। तीनों मंजिल का। एक आईपीएस थी और एक पंजाब की लड़की, फर्स्ट लेडी ऑफ पंजाब, एम्बुलेंस चलाती थी। वो एम्बुलेंस वो कमर्शियल थी, वो पैसे अच्छा लेती थी, अच्छा। वो पैसे लेती थी। और हम लोग तो तीनों का नाम आप लेके वॉलंटियरली काम करते थे। तीनों मंजीत, मतलब ये भी कोई एक साजिश थी कि तीनों मंजीत को एक साथ ही अवार्ड करना। अब ये तो उनका वो था इंटरव्यू का, इंटरव्यू था। अवार्ड वाले दिन तो अलग अलग था, मतलब अवार्ड तो सबका अलग अलग ही आया था ना, नाम तो अलग ही आना था किस कैटेगरी वैसे में। भी 40 लोग थे। 39 लेडीज थी। अच्छा, तो 39 बहुत महिलाओं अच्छा, को। बहुत वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। जैसे आपका था ना वो लाडो वाला, कौन सा था? वीरा और लाडो पुरस्कार। हाँ अच्छा, उसमें था, ऐसा था। उसमें आपके साथ जो इंटरव्यू था, उन महिलाओं की कुछ कहानी आपको ध्यान है कि कोई कहानी ऐसी? क्योंकि जब ऐसी महिलाएं जुड़ती हैं तो बड़ी इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने को एक दूसरे की मिलती हाँ जिसकी मेरे साथ इंटरव्यू थी मैम, उसकी तो बहुत मतलब ये जैसे होता है ना ट्रेजिक लाइफ, जैसे वो क्या बताया उसने भी। मेरे हस्बैंड तो मतलब ये मेरा परिवार जो ससुराल वाले हैं ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को इतना परेशान करा। अभी मेरा बेटा हुआ, उसको बेचना चाहता था। अच्छा। वो उसको कहती, मैंने एक रात पूरी बाथरूम में गुजारी, वो क्यों? पूरी रात बच्चे को लेके भी मारता था। और उसको बेटे को मतलब छीनना छीनना चाहता था, उसको बेचना चाहता था। ऐसे तो मैं कहा हाँ घर छोड़ के आई, फिर उसके लिए उसने घर छोड़ा। तो वो मतलब बहुत परेशान थी अपने इन लॉज के लिए। तो अपने हस्बैंड के लिए अलग रह रही थी बेचारी ने, बेटे को पाल ली थी, छोटे से बच्चे होते थे, मैंने पाला है वो, इसीलिए मैंने ये काम शुरू करा कर। अच्छा, उसने वो ये एम्बुलेंस चलाने का। हाँ उसने ये कहा। बहुत दुखद स्थिति होगी, छोटे बच्चे को लेकर ये काम करना कितना मुश्किल था। उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं था, हस्बैंड का भी नहीं था। हाँ कह रही थी, कहते मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं करा मेरे को। अच्छा। मतलब बहुत वहाँ पे तो मतलब सुन, जिस दिन मेरी इंटरव्यू तो सुन के बाकी तो जैसे हमारी चलती है उसमें वही है। मेरा प्रोग्राम सीजन आ जाता है, ये कभी कभी चला देते हैं वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो उस पर चला देते हैं पीटीसी में अच्छा, आता है, पंजाबी टेलीविजन पे इस पे आता है। अच्छा। तो वहाँ से बता दो। फिर मेरे को मैम दिव्या दत्ता मैम ने हमारी इंटरव्यू ली थी, वो एक्टर है। दत्ता एक्टर जो है। अच्छा। हाँ तो उन्होंने फिर मेरे से जैसे इंटरव्यू चल रही थी तो मेरे से पूछा, कहती मंजिल मैम आप बताओ। तो मेरे को जैसे पूछा, मेरे को कहते कहते आपकी लाइफ कैसी? मैंने कहा मैम जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा तो वो गाड़ी चलानी आती है? नहीं। तो जैसे इन्होंने ये सेवा करनी शुरू करी, कहते पहले सबसे पहले यही बोले तो गाड़ी सीख। तो मैंने कहा सब कुछ मतलब मेरे हस्बैंड के मतलब है भाई, मेरे उनका ही साथ है, उनकी प्रेरणा से। हाँ उन्होंने यही बोला, आपको प्रेरणा कैसे मिली? मैंने कहा इन्होंने बोला मैं जाता हूँ तो तू क्यों नहीं जा सकती, तू भी गाड़ी सीखना। तो फिर वो एकदम से चौंक गई, कहती एक देखो ये भी मंजीत कौर है और एक आप मंजीत कौर हो, और इसकी लाइफ देखो और आपकी एकदम से दोनों उल्टा है। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को भी उस पे स्टेज पे बुलाया, कहते ये प्रोग्राम तो लेडीज़ का है, लेकिन मेरे को मतलब लग रहा है अच्छा लग रहा है, अभी आप एक बार आओ और कोई मैसेज देके जाओ लेडीज़ को भी कैसे होना चाहिए। देखिए, जब एक महिला के पीछे पुरुष खड़ा होता है ना तो उसको बुलाकर बताया जाता है, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही सुनते आए हैं कि पूरे इसके बीच की लेडी तो कम से कम ठीक है, अगर महिला के पीछे पुरुष का हाथ है तो उस पुरुष को बुलाकर समाज के सामने खड़ा किया जाना चाहिए ताकि उनको भी रिकग्निशन मिले, और ये एक अच्छी बात है। आपके विवाह के बारे में भी मुझे बड़ी अच्छी बात और इंस्पिरेशनल बात सुनने को मिली। तो मुझे लगता है कि आपके पति, आप भगवान को मानते हैं पर मुझे लग रहा है कि असली देवता तो धरती पर वो ही हैं। कैसे शादी की आपने, किस तरह से आपका शादी तो मैम अरेंज मैरिज थी, मतलब ये मेरे इनके घर वाले या मेरे पेरेंट्स का। पर शादी इन्होंने एक शर्त पे करी थी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं लूँगा, मेरी शादी 1 रुपए में हुई है।
सुबह 1 रुपए में? 1 रुपए में किस सन में हुई थी? 87 अक्टूबर 3 अक्टूबर 87। तो उसके बाद भी ये आज तक भी मेरे पेरेंट्स से कुछ नहीं लेते। 1 भी रुपए नहीं लिया कुछ कभी नहीं किसी त्योहार पे, जन्मदिन, शादी? मेरे राखी के पैसे तक वापस गए हैं। अरे राखी के तो आपके हैं। वो मेरे पेरेंट्स को, पापा को यही बोलते थे, आपने इसको पैदा करा है, इसको पढ़ाया है, ये मेरे पे एक मतलब एक एहसान है या कर्जा है। मतलब मैं ज़िंदगी में अगर उतार सकूँ तो मैं कोशिश करूँगा इसको भी उतारने की। अच्छा, मतलब आपके माता पिता ने आपके लिए जो किया है, पालन पोषण, शिक्षा, संस्कार, वो कर्ज है। हाँ, वो तो वो उनका आपके किन पे कर्ज है? हाँ, भई आपने ये मेरे को दे, अब ये मेरी है तो आपने मेरे लिए करा है। मतलब इनकी थिंकिंग ऐसी है। भई उन्होंने जो करा है मेरे लिए करा है, इसको जो लुक आफ्टर हुई है इसकी, तो मेरे लिए हुई है, मेरे लिए बनी है, तो ये सारा कुछ मेरे लिए हुआ है। तो मैं कर्जदार हूँ उसका, तभी तो मैं कह रही हूँ देवता है। बिल्कुल है। और शादी में, विवाह में सामान क्या आया था फिर? अगर रुपए नहीं लिए तो सामान तो निश्चित कुछ रूप नहीं, से मैं नहीं। कह रही हूँ ना, बिल्कुल 1 रुपया, मतलब इवन दो ये खुद गाड़ी चला के आए थे, कोई बारात नहीं आई। मतलब ये शादी में होता ना, बारात, कोई बारात नहीं, गाड़ी चला के आए, हमारे गुरुद्वारे में फेरे हुए थे। तो हम लोग 18 या 20 जने आए थे पंजाब से। शादी यहीं हुई थी मेरी, मैं अमृतसर बॉर्न हूँ, तो शादी यहीं हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स 20 जने थे। तो शादी जो होती है, फेरे होते हैं, उसमें भी इन्होंने मतलब शायद 50 जनों का खाना लिया था। कहते थे नहीं, इनके सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले, जैसे मामा जी, बुआ जी, मौसी, वो लोग आए थे। फिर 4 अक्टूबर को हमारी रिसेप्शन हुई थी, जिसमें 1000 लोग आए थे। अच्छा, रिसेप्शन आपके अच्छा, रिसेप्शन वाला नहीं कर रहे थे ना। पति की तरफ से? हाँ, रिसेप्शन लड़के वालों की तरफ से होती है ना, पहले तो लड़की वालों की तरफ से शादी हो गई, बारात आई, तो रिसेप्शन इनकी तरफ से हुई थी। तो उसमें 1000 लोग आए। तो वैसे भी जब शादी हुई तो लोग अड़ोस पड़ोस वाले देखने आते थे कौन सी लड़की है जिसकी एक 1 रुपए में शादी हुई है। हाँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर देखती हूँ गुरुद्वारे में आपका सितंबर का महीना बड़ा व्यस्त बीतता है, वो क्यों है? हमारे मैम इन लॉज में सारे सितंबर बॉर्न है। मेरे ससुर जी सब एक सितंबर सितंबर में ही है। उनका हाँ। जन्म हुआ। फिर उसके बाद मेरी ननद है 5 तारीख को, फिर 10 को इनका होता है, 11 को फिर मेरी ननद है, 12 को मैं हूँ, 15 को मेरे जेठ जी हैं, 16 जो जेठानी जी हैं, और 21 तारीख को मेरी ननद की बेटी का है, 23 को मेरे देवर का है, 25 को मेरी ननद की पोती का है, और 28 को मेरी बेटी का है। अरे तो मतलब मुझे तो लग रहा है पूरे परिवार सितंबर, ईश्वर ने कोई विशेष कृपा की है सितंबर माह में। हाँ, सितंबर माह। तो अभी आपका गुरुद्वारे में मैं देख रही हूँ 4 सप्ताह का पूरा प्रोग्राम होता है। हाँ, मतलब ये होता है, फिर हम लोग वहाँ पे एक दिन का करवा देते हैं, प्रसादी करवा देते हैं वहीं पे, भी पूरे सबका वहीं पे जन्मदिन हो गया हम लोगों को। इकट्ठा पूरे गुनबे का। उसी को ये बड़ा ही अद्भुत है, सुनने में ही विश्वास नहीं हो रहा है कि पूरा परिवार सितंबर में ही। बेटा है वो जुलाई का है, जिसका एक्सीडेंट हो वो जुलाई हुआ। अच्छा, अच्छा। बाकी हम सब वही है, सितंबर हुआ है। आगे कुछ मन में प्लान है कुछ आगे करने का, या कुछ ऐसा सोच रखा है? अभी तो नहीं है मैम। अभी वैसे जो वृद्धाश्रम है उसको नहीं चला पाए, और थोड़े एज भी हो गई है अभी इनकी, जैसे अभी इनको भी लास्ट ईयर भी हुआ, इनका ऑपरेशन भी हुआ है। अभी दोनों की बेटी भी बाहर है, फिर बेटा, बच्चे भी अब कहने लगे मम्मा जितना आपसे होता है उतना ही करो। तो इसलिए बाकी ये उसमें बिजी रहते ना। ये एनजीओ का इनके फ्रेंड का है एक, उनके साथ वही बच्चों को किताबें बांटने जाते हैं, कभी बैग बांटने जाते हैं, कभी कॉपीज, मतलब आईएएस हैं कोई खान साहब, उनके साथ इनका है, उन्होंने बना रखा है, तो वो उनके साथ बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं तो जैसे ट्रैफिक वार्डन भी हूँ गुरुद्वारे में, बच्चों को मैं गुरमुखी सिखाती हूँ। अच्छा। हाँ, पंजाबी क्लासेस लेती हूँ मैं घर में। मेरे घर में महीने में 2 बार सत्संग होता है बच्चों का, बच्चों ही करते हैं। अच्छा, तो बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। और सत्संग में क्या सिखाते हैं बच्चों को? पर मैडम जो हमारी गुरबानी है ना, जो हम पाठ करते हैं, तो वो सिखाते हैं बच्चों को। कीर्तन होता है, जैसे भजन वगैरह बोलते हैं, वो होता है। गर्मी की क्लासेस में पंजाबी गुरमुखी सिखाती है, जैसे छुट्टियाँ आती हैं। बाकी महीने में 2 बार सत्संग करते हैं हम लोग, एक बार बड़े बड़े बच्चों का, एक बार छोटे बच्चों का। तो छोटे बच्चों को गिफ्ट भी देती हूँ, उनका बर्थडे भी करती हूँ, जितने मतलब केक काटते हैं हम लोग, साल में एक बार पिकनिक पे भी जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब मौज मस्ती भी है, शिक्षा भी है, हाँ, संस्कार भी है, धर्म भी है, धर्म भी है। सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है को 30 ईयर्स हो गए क्लासेस लेते हुए। प्राध्यापक का गुजारे में लेती थी पहले।
तो वहाँ पे कभी स्कूल में, वहाँ पे खालसा स्कूल है, वहाँ लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। गर्मी की छुट्टियों में जैसे होता है ना, 1 महीना क्लासेस चलती हैं, तो उसमें बच्चों को गुरबानी सिखाना, कीर्तन सिखाना, तो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कैंप्स लगते हैं, तो सब कुछ होता है। उसके साथ साथ मैं CLG मेंबर भी हूँ, खाना की, दशनगर थाना की, और यहाँ दशनगर शमशान घाट की मेंबर हूँ मैं, कमेटी की मेंबर हूँ वहाँ। और आदर्श नगर शमशान घाट, जब वहाँ तो कोई कभी मुझे नहीं लगता किसी शमशान घाट में पुरुष के अलावा कोई मेंबर रहा हो। हाँ, मैं फर्स्ट लेडी हूँ। मैं वो बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने, मैंने खड़ी होकर ऑफर करा था, मैं इनके साथ जाती थी, तो उन्होंने बोला, तो कहते ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जैसे लेडीज आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो पता चले ना उनको भी, कोई पैसे तो आती नहीं है, अगर आता है। लेकिन अब महिलाएं इसमें हाँ, काफी जागरूक हो गई हैं पहले से। हाँ, जैसे किसी के फिर कोई भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, की तो बेटियां हैं तो अब बेटियां आती हैं अंत्येष्टि के लिए। बहुत और ये एक मुझे लगता है अच्छा परिवर्तन है हमारे समाज में कि बेटी को इस चीज़ का अधिकार मिला है। बहुत अच्छी बात। और हमारे श्मशान घाटों में बेटियां भी पिता माता के संस्कार के लिए आती हैं। आजकल तो अर्थी को भी कंधा देती हैं, अच्छी बात है। हाँ, अर्थी को भी कंधा देते हैं, बिल्कुल उनका भी उतना ही हक है जितना उनके भाई का है, क्योंकि वो भी संतान है उसी माता पिता की। और इसी वजह से मुझे लगता है कि महिला को श्मशान घाट पे समिति में लेने का, हाँ, उनको भी लगा अभी कुछ ना कि कुछ। जब महिलाएं आती हैं तो नियुक्ति भी यहाँ महिलाओं की होनी चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी सोच है। मुझे लगता है समाज जब आगे बढ़ता है तो एक सार्थक परिवर्तन होना चाहिए, धर्म की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से, दोनों ही तरीके से। समाज में हमारे बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी हैं जो महिलाओं के संदर्भ में कहें तो, क्योंकि आप महिला हैं सामने और अभी महिला की बात हुई इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, उनको, आपको कैसे लगता है कि किस तरह लड़ाई लड़ी जाए कि इससे समाज मुक्ति की ओर जाए? कुरीतियाँ मैम किस टाइप की होंगी? ये तो उसको, लड़की के जैसे 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 उसको पढ़ेगा उसके ऊपर, जैसे होता है ना, अभी मजबूरी में हर काम के लिए खड़ा होना पड़ता है। जैसे भाई पता है मेरे को ये काम करना है, कोई नहीं दिखेगा तो उसको लड़ना पड़ेगा भी। जैसे शिक्षा की बात है, अभी हम कहते तो हैं लेकिन दिखता है ना कि लड़कियों की शिक्षा उतनी प्राथमिकता नहीं होती, हर समय नहीं होती। गांव में छोटी जगहों पे शिक्षा के अलावा पर्दा, बाल विवाह, इससे तो अभी तक हम लोग लड़ ही रहे हैं ना। बहुत सारी महिलाएं बाहर निकली हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी निकल गए हैं, उनकी लड़ाई बड़ी लंबी है। तो क्योंकि आपको आपके पति का साथ मिला और उस समय मिला, पिछली सदी मेरे को तो मैम, मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं तो मैंने देखा ही यहाँ आके मैम, मैंने खुद देखा है इनके जो इनका सर्कल था, इनकी जो सर्कल है, इनके फ्रेंड्स की, मतलब मिसेस जो है, पत्नी जो है, वो नीचे बैठी है, उसके सास ऊपर बैठी है। ये तो परंपरा रही है। हाँ, और मैं इनके साथ बैठ के खाना खा, मैं, हम लोग एक ही थाली में खाना खाते थे। हम किसी के घर भी जाते तब भी वो बोलते थे, हाँ अरे तेरी बिन्नी तो साथ खाएगी, तेरे साथ खाएगी बैठ के, एक ही थाली में खाएंगे और एक साथ ही खाएंगे। मतलब मैंने बहुत देखा है, मैं तो इसीलिए कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ। इनके कोई ऐसी, मतलब पुराने विचार नहीं थे, खुले विचारों के हैं। मतलब कोई पर्दा नहीं है, ठीक है, सर पे पल्लू रखो, और ये नहीं है अभी घूंघट निकालना है या कुछ है। मतलब मन में इज्जत होनी चाहिए ना, बात तो ये है। तो आप वैसे पर्दा निकाल रख रहे हो और मन में इज्जत ही नहीं है तो उसका क्या फायदा? ये बात है ना। बाकी लड़ाई तो तब है अगर लड़कियां खुद भी जागरूक हो, औरत को भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ आप, लड़की औरत को जाके कहूंगी आप बाहर निकलो, अगर उसमें गर्ड्स ही नहीं है, उसमें अपनी विल पावर ही नहीं है, तो मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ? लेकिन इसके लिए परिवार के पुरुष को भी कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा या उन्हें खुद समझना पड़ेगा कि महिला को मुझे हाँ, पूरा इस हक चीज है। की, हाँ, इसका अधिकार देना चाहिए, देना होगा। वो आप तो रूढ़िवादी परिवार में आजकल फैमिली में देखो, खा बहुत से, अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो कुछ सोचते ही नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत गाँव में से बच्चे पढ़ गाँव रहे हैं, में, मैं मतलब गाँव की जो बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब वो तो बाहर सही है, वो जो पीछे रह गए हैं, मतलब वही रह गए, वही उसी जगह रह गए, उसी वो उस सोच से बाहर नहीं नहीं आ पाते हो, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता ना, ये बात है ना। अगर उनके बच्चे बाहर निकल गए तो फिर वो निकाल सकते हैं अपने माँ बाप पेरेंट्स को, अगर उनके बच्चे नहीं निकले तो वो नहीं।
जॉइंट फैमिली में थोड़ा-सा ज़्यादा उनको टफ होता है, बाकी जैसे आजकल तो काफ़ी बच्चे जागरूक हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं बच्चे। और शहर के जो जॉइंट फैमिली है इसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। अब तो मुझे नहीं लगता कि शहरों में ये शायद से है यार, हम लोग वही पुराने विचारों वाले जो लोग हैं, पुराने जैसे गाँव वाले हैं, वैसे शहरों में तो आजकल कुछ है ही, शहर के तो बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे तो। और दहेज को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि देखिए जो मेरा एक आकलन है कि लड़कियां खुद भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं, इस ब्रांड की फ्रिज होनी चाहिए, इस ब्रांड का मेरे पास ये सामान होना चाहिए। अगर वो कमा रही हैं लड़कियां शादी से पहले, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से और अपने पैसे से कुछ खरीदते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बात है। लेकिन अगर ये शौक है कि पिता के यहाँ से मैं ये सब चीज़ें ले जाऊं, तो हम दूसरों को कहाँ इतना दोष क्यों दें, ससुराल वालों को या किसी और पक्ष को? क्योंकि आपने अपने पति को देखा कि वो कुछ नहीं ले रहे हैं और आपके यहाँ से भी इस चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला गया। इसको ध्यान में रखते हुए आज की लड़कियों का आप किस तरह का मानस देखती हैं? ये तो लड़की पे डिपेंड करता है भी उसकी मानसिकता क्या है। मतलब किसी के विचारों को मैं आपके विचारों को कैसे कहूँ भी आपके माइंड में क्या चल रहा है या कैसे आपके विचार हैं। बाकी मैं ये कहती हूँ भी लड़की अगर खुद कमाती है तो उसको किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। उसको चाहिए उसके माँ-बाप का उसको पैसे हो या हाँ, संपत्ति हो? संपत्ति हो, कुछ भी है। अगर वो वेल सेटल्ड है, अगर उसके हस्बैंड के पास भी है, तो फिर आप पीछे क्यों देखते हो? अब तो जायदाद में भी हिस्सा है। हिस्सा है, पर अगर ठीक है, अगर आपकी ज़रूरत है तब ज़रूरत है तो लो, ज़रूरत है तो आप माँग के लो, अगर नहीं आप वेल सेटल्ड हो तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पीछे भाई है, ठीक है, वो भी वेल सेटल्ड है, अगर नहीं है तो आपको देखने का अगर आप वेल सेटल्ड हो तो उल्टा आपको भाई की मदद करनी चाहिए। मेरा तो ये विचार है। बोले उनसे ये नहीं भी मेरे को मेरा हक बनता है, मेरे को राखी के भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे बर्थडे पे भी चाहिए, वो बोले ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप दूसरे की अपनी से मदद करो, उसकी हेल्प करो। उल्टा ये नहीं भी हाँ, हाँ, मैं तो तेरी बहन हूँ, मेरे को ये चाहिए, तो मेरा हक भी है, ऐसे है। तो और सारे संपत्ति का बंटवारा करके अगर अपने हिस्से की चीज़ ले गए, तो फिर यहाँ किस हक से आप आओगे वापस माँगने? आओगे और राखी के लिए क्या माँगोगे? या कभी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो लड़की के लिए एक रास्ता होता है उसका मायका, उसका भाई का घर। क्योंकि मायके में भी माँ-बाप की ज़िंदगी जब तक है, तो मैं तभी तक, लेकिन उसके बाद भाई-भाभी ही होते हैं। तो अगर सारा हिसाब-किताब करके ले गए तो फिर और उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ इसलिए ले गए कि वो आपका हक हक था। जो आपको सरकार ने कानूनी तौर पे दिया है, आप उस नाते लेकर गए हैं। तो आप वापस नहीं वापस आके नहीं माँग नहीं सकते नहीं और ज़रूरत है कभी तो आप सहायता के लिए ना तो आप यहाँ आ सकते हैं, ना सहायता फिर के वो लिए रिगार्ड नहीं रहता, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी ना मैम आपकी। वो आपने माँग लिया एक बार तो माँग लिया, ले लिया, फिर आप किस मुँह से जाओगे उनके पास? नहीं, मुझे लगता है ये वही स्थिति होगी जैसे 2 भाइयों का बँटवारा हो जाता है ना जब संपत्ति का और उसके बाद फिर दोनों एक-दूसरे से ना अपेक्षा नहीं रखते, ना ले दे सकते हैं। तो ये लगभग वैसी ही चीज़ है। हाँ, वही होता है, मतलब बात तो चाहे आजकल तो देखो लड़की और लड़के में अंतर तो रहा ही नहीं। जो हक लड़की के पास लड़के के पास है वही लड़की के पास, सब एक जैसे मिल रहे हैं, सबको राइट सब एक ही जैसे ही हैं। तो वही बात है जैसे लड़के 2 भाई हैं तो एक भाई बहन का भी ऐसे ही हो गया। बात तो वही आ गई ना, भाई बहन का भी अगर आपने बंटवारा करा है तो फिर वही हो गया, अगर भाई के साथ है तो बहन के साथ भी वैसा ही हो गया। आप अपने ससुराल में खुश हो, वेल सेटल्ड हो, बच्चे हैं हाँ, आपके, तो ये वो कमा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है? लड़कियों को शिक्षा मिल रही है अभी जिस तरीके से स्कूल, कॉलेज के अलावा परिवार में, आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या बातें, क्या संस्कार, क्या चीज़ें उनके अंदर आपको कमी दिखती है? आजकल दौरान संस्कार, आज देखो संस्कार की बात मैं आपको कहूँ, आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है या कोई। आजकल के बच्चे ये अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। पहले वाले संस्कार नहीं है, अभी मैंने माँ ने कहा बेटी ने सुन लिया, वो बातें है ही नहीं। मतलब अभी एक बार बोल दिया माँ ने भाई बेटा ये बात गलत है सुन लेगा। आजकल तो बच्चे, आपको नहीं पता, बहुत फॉरवर्ड ज़माना चल रहा है, टाइम ऐसा है। मतलब बच्चों की शिक्षा ही ऐसी हो गई है, पहले संस्कार भी बहुत होते थे, आजकल बच्चे एक था तो पहले तो इकट्ठे रहते ही नहीं, पर आफ्टर स्कूल बाहर चले जाते हैं, तो संस्कार कहाँ से होंगे? फिर जॉइंट फैमिली नहीं है, सबसे बड़ी बात है जॉइंट फैमिली ही नहीं है। जॉइंट फैमिली से संस्कार पैदा होते हैं मैम। बच्चा दादी के पास तो 1 घंटा बैठा है, 2 घंटे बैठा है, चलो
पूरा दिन नहीं तो आते जाते उनको रिगार्ड तो रिस्पेक्ट तो करता है ना, बच्चों को पता है मैंने रिस्पेक्ट करनी है, बड़े को 2 मिनट बैठना है, मत्था टेकना है, विश करना है। आजकल वो बात है ही नहीं। तो संस्कारों से ही सब कुछ होता है। संस्कार मिल नहीं रहे बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। मैं ये नहीं कहती लड़की को ही, लड़के को भी नहीं मिल रहे मैम। बिल्कुल। लड़के भी आजकल बहुत वो आपने मतलब ये जो जैसा उनका उनके लिए आजकल जो दोस्ती है वही है, उनका जो सर्कल है वो है, बाहर का जो माहौल है वो वो है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मॉल है। फैमिली के बजाय। फैमिली में तो वो है ठीक है, आए बैठे हैं, बात हो गई है, बस ठीक है। नहीं तो आजकल तो बाहर जो हमारा सर्कल है वही है, बाहर वाले सर्कल वाले सही है। मतलब आपको नहीं पता कहाँ जमाना जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आपका टाइम गया, ये होता है, आपका टाइम तो गया, आपको नहीं पता। ये जनरेशन इस तरीके से इस तरह सोच रही है। सोच रही है। फिर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित हैं, मतलब आपके पति आपके लिए इतना करते हैं, आपको आगे बढ़ाना, आप उनकी इतनी सेवा कर दी हैं और फिर दोनों मिलके समाज के लिए करते हैं। इसको देखकर क्या कोई बच्चे आज के लड़के लड़कियां कोई भी या कोई कपल जो नया है उसने कभी कुछ कहा कि आप लोग कैसे इतने लंबी दूरी तक चले और इतने खुशहाल हैं, इतने मस्त हैं और हर जगह एक साथ एक जैसे मिल के काम करते हैं? वो तो सब लोग देखते हैं, कहते ही हैं। वैसे मेरे बच्चे भी हमारे ऐसे बात नहीं है, बच्चे मेरे बेटे में बहुत ऐसे संस्कार हैं। इन्होंने अपने पापा की सेवा करी थी, इनके फादर साहब बीमार हुए थे। अभी इनका जब ऑपरेट हुआ है लास्ट ईयर, बच्चा अकेला खड़ा रहा। मैं नहीं गई वहाँ पे, दिल्ली में ऑपरेशन हुआ था, 8 घंटे खड़ा रहा एक लाइन पे, किसी को नहीं आने दिया उसने। इनके फ्रेंड्स ने बोला तो अब अंकल आप क्या करोगे? मैं कुछ कर रहा हूँ, आप क्या करोगे? बाहर वेट कर रहे हैं बस, लेकिन वो हाँ बस यही बोला, आप जाके प्रेयर करो, मैं यहाँ पे हूँ। मैं भी नहीं गई थी, मैं भी 2 दिन जब इनको करा था, उन्होंने डिस्चार्ज करा था, दूसरे दिन पहुंची हूँ मैं और बहू। वो अकेला था, मतलब वो बच्चों में संस्कार है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों में है। मतलब आजकल की जो आपने पीढ़ी है दिया है उनको तब है। वो भगवान की कृपा है, वो ऐसा नहीं कहती। मतलब आजकल की जो नई पीढ़ी मैं बच्चों में देख रही हूँ, जो मैडम पहले रिगार्ड होता था, जैसे मैंने 30 साल में तो कोई पढ़ाती नहीं, मैं बिफोर मैरिज टीचर थी। यहाँ आके तो मैंने सेवा ही करी है। मतलब जो पुराने बच्चे थे अभी भी मेरे को टीचर डे पे विश करते हैं, और आजकल के बच्चों को कुछ है ही नहीं, सामने खड़े हैं, वही कुछ मैडम ने कुछ बोला या कैसे, मतलब मेरा तो हक नहीं है, मैं तो गुरबानी ही सिखाती हूँ। पर वो वाले बच्चों में बिल्कुल एटिकेट्स या वो रिगार्ड नहीं है आजकल। आजकल बच्चों में मतलब जैसे स्कूल में भी सिखाता है, ये जो मीडिया आ गया ना मैम, फोन आ गए हैं, टीवी आ गए, ये बहुत गलत है। बच्चे सोशल मीडिया को देखकर काफी बिल्कुल बाहर हैं और इनको ना तो ऑर्डर गेम्स रही हैं, ना कुछ रहा है, बस वही है। घर चले जाओ, 4 आदमी तो चारों फोन पे बैठे हैं, वो अपना फोन लेके बैठा है बच्चा। एक तो सबसे बहुत बड़ा बहाना है प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब बच्चा प्रोजेक्ट वर्क क्या कर रहा है इतना? कितनी देर प्रोजेक्ट वर्क करते हैं और कितनी देर उसमें मैम बच्चे लिखना भूल गए हैं। अभी पेरेंट्स इतना मतलब, मैं जब छुट्टियां होती हैं तो कई पेरेंट्स बेचारे रोते हैं, कहते हैं छुट्टियों का होमवर्क मिलता है, बच्चे लिख ही नहीं पाते, बताओ क्या करें। ये एक समस्या आ गई बहुत बड़ी समस्या ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की। मतलब मैं कई बच्चों को पेरेंट्स, और एक सबसे बड़ी बात जो कोविड में इन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया, जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया वो 2 साल बाद उसको सीधा थर्ड में ले लिया। अब वो बच्चों को तो ना तो एबीसी आती है ना क ख आता है, आप क्या करोगे? उसका बेस ही नहीं बना। ये जो कोविड वाला कहाँ टाइम निकला और ये जो मोबाइल है, ये तो बहुत ज़्यादा खराब है। उसको कवर करने के लिए किसी तरह के स्कूल में कोई कोशिश की गई या आप लोग कुछ? नहीं मैं तो स्कूल में नहीं हूँ, मैं तो 1 घंटा क्लास, मतलब जैसे महीने में एक बार मिलते हैं हम लोग, 2 ढाई घंटे मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा जैसे मेरे से जैसे होता भी मैं बच्चों को समझा रही थी, क्योंकि मैं कनाडा गई थी बेटी के पास। वहाँ देखा उन्होंने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देते मैम। वो मेरी बेटी मतलब बेटी की बेटी 2 साल की होने वाली है, वो मोबाइल नहीं देखती। इवन तो हम भी नहीं देख पाते थे उसके सामने टीवी। वो आती थी नीचे, पहले आते थे फिर से टीवी, मेरी बेटी पहले बोलती थी टीवी बंद कर दो। वो नीचे आ रही है, टीवी बंद कर दो, टीवी नहीं चलेगा। मतलब ना टीवी ना मोबाइल। वही मैं बच्चों को यही कह रही थी, बेटा बाहर का खाना बंद करो, मोमोज नहीं खाओ बाहर की। और थोड़ा बहुत तो मैं तो 1 महीने में एक बार जितना बोल आप सकती जब हूँ, बच्चों के साथ जितनी देर है आप सिखा सकती हैं, वही लेकिन कह सकती ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की बनती है क्योंकि बच्चे पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं। ये उनकी पहली जिम्मेदारी तो उनकी और वही कई बार होता भी बच्चे को टीचर की बात थोड़ी ज्यादा जल्दी समझ में आती है और लगता है टीचर सही बोल रही है, मम्मी तो यूं ही बोलती है। मेरे को पता नहीं होता, टीचर को पता होता, टीचर सही होता है बिल्कुल।
चलिए, आपकी इस बात से कुछ बच्चों को अगर समझ आ जाए और उनको मानने लगें तो एक अच्छा परिवर्तन है। शुक्र है। और आप जिस तरह से सेवा करती हैं समाज में, इसका बच्चों को लेकर कुछ कभी चर्चा करती हैं, उनको कहीं इंस्पिरेशन मिलता है इससे? जैसे मैंने बच्चों को बताया तो बच्चे बताते हैं ना सबको, हमारी मैम एम्बुलेंस चलाती है। मेरे को वैसे जयपुर में एम्बुलेंस पर मैम के नाम से ही जानते हैं। बहुत से लोग एम्बुलेंस मैम, मेरा आप लोग उस पे ट्रू कॉलर पे डालोगे मेरा नंबर ही एनी हेल्प एम्बुलेंस मैम के नाम से आता है। मंजीत कौर एम्बुलेंस मैम ऐसे होता है। तो बच्चों को बड़ा होता है। और कई जैसे मेरी फ्रेंड्स हो तो इतना प्राउड फील करते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम आता है तो कोई जैसे तो कोई मेरा आर्टिकल या कुछ भी आता था, सब उस पर मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड, मेरी मदर इन लॉ को बहुत प्राउड फील होता था, वही कहती थी मेरी बहू है। बहुत खुश होते थे वो जब कोई आता था ना, कोई मिलता था तो कहते थे हाँ हाँ हमारी बहू है। तो अच्छा लगता है दूसरों को भी जैसे है। बच्चे तो कहते ही हैं अभी हमारी मैम सेवा करती है, कहीं जैसे थोड़े मेरे पास मैडम 5 साल से बच्चा आ जाता है। अच्छा। 5 साल का बच्चा मैं मतलब 3 साल के बच्चे को भी बुला लेती हूँ, कम से कम बैठना सीखोगे। क्योंकि बच्चे आप देखो चाहे मंदिर में देखो चाहे गुरुद्वारे में, बच्चे भागते हैं, हाँ, बैठते हैं। और भाग करते रहते हैं। पर मेरे पास जो बच्चा आता है वो आपको भागता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा, तो आप कैसे बिठाती हैं? डांट के बिठाती हैं, प्यार से बिठाती हैं? आंखें हैं मेरी। बस मेरी आंखों से बच्चे डरते। मैंने आज का 30 ईयर्स हो गए, मैंने किसी बच्चे का कान नहीं पकड़ा। इवन तो मैंने अपने बच्चों को भी थप्पड़ नहीं मारा, एक भी थप्पड़। बेटी ने एक थप्पड़ खाया जिंदगी, बेटे ने वो भी नहीं खाया। अरे वाह! पर आपकी आंखों से कौन डरेगा? आपकी आंखें तो इतनी सुंदर है, कैसे डर लगता है? कोई बच्चे डरते हैं, मैं तो कहीं भी मैं मतलब बस उनको देखती हूँ, बस वो उसी कुछ में उनको हाव पकड़ लेते हैं कि मैम को पसंद नहीं है ये बात। मतलब जैसे आते हैं मेरे पास तो उनको सिखाती हूँ भी बैठना है, भागते नहीं है, ऐसे बैठना है, बैठ के सुनना है। तो बच्चों को लगता है, नहीं तो माँ अंदर बैठी है, गुरबानी चल रही है, बच्चे बाहर वैसे पिकनिक चल रही है तो मैं पकड़ती हूँ उनको, वहीं पे कहीं मिल जाते हो, बोलते कहाँ आए हो, गुरुद्वारे में हो या पिकनिक पे आए हो या गार्डन में आए हो बेटा, गुरुद्वारे में आए हो। तो बैठते हैं, सुनते हैं भगवान के पास आके, समझाते हैं ना उनको। फिर ऐसे थोड़ा सा बैठना, पढ़ना सिखाते हैं उनको। मतलब हमारे में गुरमुखी होती है, जैसे हमारी किताब होती है ना पढ़ने वाली, वो ज़्यादातर पंजाबी की होती है, गुरमुखी की होती है। तो पहले मैं शुरू से उनको हिंदी में पढ़ाती हूँ, अच्छा। फिर उनको पंजाबी सिखाती हूँ, गुरमुखी सिखाती हूँ। और वैसे भी बाय हार्ट भी उनको याद करवाती हूँ। अच्छा, वो ज़बानी उसको याद रखें। दीवानी मतलब बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को याद करवाना भी करता है भी। वैसे हम उनको जैसे आए छुट्टियों में आज ये एक करो, मतलब जैसे हमारी 38 होती हैं एक पाठ में, 38 पौड़ी होती हैं जैसे उसे, तो आज एक कर लो, कल 2 कर लो, ऐसे करके उनको करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला करवाती हूँ। मतलब बच्चे घर में नहीं करते, पेरेंट्स से नहीं मानते, तो इसी वजह से जुड़े रहकर मेरे पास मतलब 20-20 साल तक के बच्चे जुड़ते हैं। 20 साल हो गए जुड़े हुए बच्चों। 20 साल के बच्चे, मतलब वो तो यंग है, युवक है वो, युवक की हाँ बात वो आते हैं बच्चे। युवा अवस्था है वो तो। हाँ, उनको अच्छा लगता है धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना। जिनको इंटरेस्ट होता है ना वो आते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो आते हैं। अब जैसे कई छोटे बच्चों को तो सीखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे सुंदरकांड 1 घंटे का वो करते हैं हम लोग, वो एक हफ्ते में, 1 महीने में एक बार वो करते हैं। एक बार छोटे वाला करते हैं, इसमें कम टाइम लगता है। तो उसमें सब कुछ मतलब हम लोग केक भी काटते हैं, हलवा का प्रसाद होता है, चने का प्रसाद होता है, वो मैंने फिक्स कर रखा है। वो महीने वही बनता है, चाहे किसी के घर में भी हो ना, तो हम वो ये नहीं कहेगा भी मैंने समोसा खिलाना है या मैंने वो खिलाना है, वो नहीं मैं करने, वही हमारा फिक्स है भी, वही बनाओ। खुला बनाते हैं वो लोग, हम बच्चे आराम से खाते हैं। मतलब वही प्रसाद खाएंगे, कुछ और नहीं, बाजार का नहीं खाएंगे, घर में बनी दोनों चीज़ें खाएंगे आराम से। आप इतना कुछ कर चुके हैं, अब कुछ मन में इच्छा है कि ये होना चाहिए, ये रह गया है, ऐसा कुछ मन में आता है क्या? पहली बात तो मैं टाइम ही नहीं होता इच्छा का, तो क्योंकि सब कुछ है मेरे पास, भगवान का दिया हुआ सारे सब कुछ है मेरे को। ये नहीं है अभी मेरे पास कपड़े इनकम है या कोई, मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, मेरे को कोई किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। बाकी सेवा भगवान जी अपने आप करवाते हैं, वो हो जाती है। बाकी अपने मतलब लाइफ, पेरेंट्स लाइफ में मेरी मतलब मायके में भी मैं सबसे अच्छी संपन्न हूँ, ससुराल वालों में भी, घर में सबसे संपन्न हूँ। मेरे को बस ये नहीं है अभी उनके पास ये है मेरे पास नहीं, मेरे पास सब कुछ है भगवान का। और जो नहीं है उसकी इच्छा आपको है ही है ही नहीं मेरे ये सबसे अच्छी बात है। इच्छा वाली बात है ही नहीं है, भगवान का दिया। भगवान मतलब ये होता है हमारे पे, मेरे को ये ऐसा लगता है भी भगवान की इतनी कृपा, भी इच्छा होने की क्या, वो पहले ही अपने आप ही पूरी हो जाती पूरी हो जाती है। है। हाँ,
मतलब कभी मैंने मांगा ही नहीं वहाँ से, मेरे को ये चाहिए तो नहीं मिला। मतलब मैं जैसे पहले पहले इन्होंने मेरी शादी हुई तो 1 रुपए से शादी हुई, तो कभी कभी होता था ना भाई लेना है कुछ, तो मैं रोती भी थी। मेरे फिर भाई भाई भी बोलते थे भाई हम दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं लेते। मेरे भैया ने एक बार इनको बोला, तो फिर इन्होंने मेरे को घर आके एक बात बोली थी, कहते देख तेरे को जो लेना है अगर मैं तेरे को नहीं लेके दूंगा ना तो वो चीज़ अपने पापा से जाके मांग लेना। अरे वाह, क्या बात है। तो उस दिन के बाद तो फिर वो बात तो समझ आ जाती है ना। पहले पहले लड़की को लगता है भाई मेरा हक था, मैंने लेना था, मैंने क्यों नहीं लिया, मतलब मेरे को चाहिए। हाँ तो बोल, फिर इन्होंने मेरे को यही बात समझाई, भाई तेरे को अगर जो चाहिए मेरे से मांग, मतलब जो चाहिए मांग कि मतलब तेरे को लेना है, जो लेना ले। अगर तेरे को मैं नहीं लेके दूंगा ना तो फिर अपने पापा से जाके बोलना मेरे को ये नहीं मिला तो आप मेरे को ले। और उसके बाद आप खुद इतने समझदार हो गई, परिपक्व हो गई कि जो नहीं ले सकते हैं उसकी कभी आपने डिमांड की ही नहीं होगी, होती ही नहीं। और धीरे धीरे कोशिश करके उन चीज़ों को हासिल किया होगा। आदमी को भूख होती है शोहरत की मैम, वो भगवान ने बहुत दी है मेरे को, तो मुझसे उससे बढ़ के और क्या चाहिए। नहीं बिल्कुल, और आपकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, आपका पूरा सफ़र अब तक का। मुझे लगता है कि एक एक दिन आपका ऐसा है ना जिससे शिक्षा ली जा सकती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मंजीत कौर। धर्म के राह पर चलते हुए कर्म और मानवता को अपना कर आज जहाँ तक पहुँची हैं उसमें बहुत खुश हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देती हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.